दो परीक्षाओं में असफल होने के बाद गम मिटाने के लिए पानीपत के अभय वर्मा फिल्मकार संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म रामलीला गोलियों की रासलीला देखने थिएटर पहुंचे और इस फिल्म को देखने के बाद उनके अंदर भी अभिनय का एक ऐसा चस्का लगा कि वह पानीपत से मुंबई संघर्ष करने पहुंच गए। उनके मेहनत व लगन के चलते उन्हें संजय लीला भंसाली की ही फिल्म मन बैरागी में शीर्ष भूमिका निभाने का अवसर मिला, जिसने उनका हौसला बढ़ाया। महज साढ़े 5 वर्ष के अंतराल में अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, आमिर खान व मनोज वाजपेयी संग वह अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने मर्जी के अलावा द फैमिली मैन में अभिनय कर जबरदस्त शोहरत बटोरी। अभिनय जिंदगियां बदलता है ऐसा मानने वाले अभय वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म सफ़ेद को लेकर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया है। 29 दिसंबर से G5 पर स्ट्रीम हो रही संदीप सिंह निर्देशित फिल्म सफ़ेद में अभय वर्मा के साथ मीरा चोपड़ा की भी अहम भूमिका है। अभय वर्मा ने फिल्मी संगम चैनल से इसी संदर्भ में लंबी बातचीत की। अभय जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सर, ये बताएं कि पानीपत आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, कैसे आपके अंदर अभिनय की प्रति रुचि जागृत हुई? सर, ये जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत अच्छे से ही नहीं होती। तो मेरी भी अच्छे से नहीं हुई थी। मेरी शुरुआती फेलियर से हुई थी और आई थिंक वहाँ से जब एक इंसान प्रेरित होकर ऊपर आता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मैं 2 एग्ज़ाम में फेल हुआ था और फिर मैं एक सिनेमा हॉल में गया पानीपत में, क्योंकि वहाँ कुछ और था नहीं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा अकेला रहता हूँ, फेल हो गया हूँ, थोड़ा सीखना चाहिए मुझे। तो मैं सिनेमा हॉल में गया, मैंने एक फिल्म देखी रामलीला। मैं गया जरूर फेलियर था, लेकिन जब वहां से निकला तो कुछ बदल गया था। और आई थिंक वो विनर की जो स्पिरिट थी, विनर था नहीं, विनर आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज के चलते फिर मैं जब वहां से निकला तो एक वो स्पिरिट अंदर आत्मा थोड़ा सा बदलाव हो गया था, क्योंकि मैं इतना उस 2 घंटे में इतना खुश और इतना एंटरटेन हो गया था। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं खुद उस दुनिया से निकल के अपनी एक दुनिया बना सकता हूँ, तो मैं दूसरों को दुनिया देकर खुश भी कर सकता हूँ। तो वहां से वो सपने की शुरुआत हुई थी, जिसको जो बीज उस दिन डला था, वो धीरे धीरे फिर मेरे जो लेजेंडरी एक्टर्स जो मेरे गुरु भी रहे हैं, तो उनका काम देख के जो मैंने सीखा, और जो भी यहाँ बैठा हूँ बस उन्हीं की बदौलत हूँ। और घर परिवार में जो हमारा एक ज्वेलरी बिजनेस है, हम तो उसके चलते बस वो मम्मी, बड़े भाई और हमारी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली जो मैं कहूँगा, एक जो बहुत ही मुझे लगता है एक जब एक इंसान एक बड़ा होता है तो आई थिंक उसके संस्कार ही होते हैं जो उसको मतलब काम आते हैं आगे। एक जो चीज़ थी वो जो मेरे माँ बाप ने सिखाई थी कि बेटा अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, बस गलत रास्ता मत अपनाना, वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाएगी, लेकिन अपने सपनों के पीछे ज़रूर भागना चाहिए। और वो मैं इतना भागा कि यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ। जब आपने अपने माता को बताया होगा कि आप अभिनय करना चाहते हैं और बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने मेरे पीठ पे एक ऐसा वो दिया और बोला, बेटा तेरे जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, तूने जो बोला है वो ठीक है। क्योंकि मेरे माँ बाप का हमेशा से यही बिलीव था कि जो भी आप दिल से करना चाहो ना, वही आपको करना चाहिए, क्योंकि उसी में आप खुश रह पाते हो। और जिंदगी में हम बहुत सब भागते रहते हैं, लेकिन खुशी ढूंढते हैं हम सब जगह, लेकिन कभी कभी वो ही मिस हो जाती है, बाकी सब मिल जाता है। तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही बोला था कि तेरा मार्ग, मतलब जिस रास्ते पे तू चलने जा रहा है वो मार्ग तेरा बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है, बस धीरज रखना और अपने सपने की जो ये रोशनी है वो कभी उस बड़े शहर बॉम्बे में जाके उसको मत वो बुझने देना, बाकी सब तो हो ही है। तो उसमें पूरा करने के लिए आपने कोई तैयारी वगैरह की थी अपनी तरफ से? सर, मेरा बहुत सिंपल सा एक कह लीजिए फंडा है मेरे काम का। जो सोसाइटी में होता है ना, मैं बस उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपने मेमोरी कार्ड में, और बस मौका मिलता है तो मैं उसको बस अपने काम से, अपने अभिनय से उसको आगे प्रेजेंट कर देता हूँ। क्योंकि अभिनय आजकल के ज़माने में हम सबको पता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ नहीं होता है। अभिनय आज जिंदगियाँ चेंज कर रहा है, जैसे कि उन्होंने मेरी की है। अगर मैंने वो फिल्म नहीं देखी होती तो शायद मैं आपके सामने यहाँ ना बैठा होता।
तो जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके का हम कपड़ा पहनते हैं, हमारी हर चीज सिनेमा के इर्द गिर्द है। आसपास हमारे कोई अस्पताल फिर भी थोड़ा दूर हो, लेकिन एक सिनेमा घर हमेशा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है पास में। तो वो मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि एक आर्ट को सब जगह पहुंचाती है और सबको ये फीलिंग दिलाती है कि हाँ, मैं अपने काम से अगर कुछ ऐसा कुछ कह सकूं जो सोसाइटी में थोड़ा बदलाव ले आए, तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं। तो आपको लगता है कि सिनेमा से समाज में बदलाव आता है या इंसान बदलता है? बिल्कुल। आपके सामने जो शख्स बैठा है, 25 साल का लड़का जो पानीपत शहर का है, एक छोटे शहर का है, वो इस बात का लाइव एग्जाम्पल है। मैं यहाँ बैठा ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं उस तरीके से सोच पाया। और मैं ऑनेस्टली दुनिया को दो ही तरीके से डिवाइड करता हूँ, एक क्रिएटिव लोग और एक नॉन क्रिएटिव लोग। और क्रिएटिव लोगों के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉन क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव बनाने की, क्योंकि क्रिएटिव हर इंसान होता है लेकिन उसको खुद नहीं पता होता है जब तक उसको वो कुव्वत का पता नहीं चलता है जो गॉड ने ब्लेसिंग दी। तो आई थिंक वो क्रिएटिव आदमी ही होता है जो इंसान को एक अलग नजरिया देता है एक सोचने का। और अगर वो जरिया मैं बन जाऊं, हम सिर्फ क्या मैसेंजर होते हैं सर, कहनी बात किसी और की है, हम बस एक्टर होते हैं, हम किसी और की बात को पढ़ते हैं, अपने अंदर डालते हैं और सामने पेश कर देते हैं। तो एक अच्छा मीडिएटर मैं बन जाऊं अपनी जिंदगी में, बस वो मेरे लिए बहुत एक सफलता की बात है। उस फिल्म के अलावा किन लोगों ने आपके अंदर बदलाव लाने की कोशिश की या किन लोगों से आपको बदलाव आया आपकी जिंदगी में? मुझे लगता है जहां तक बदलाव की बात है वो कहीं से भी शुरू हो सकता है और वो घर से भी शुरू हो सकता है। लेकिन जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे बहुत लोग ऐसे मिले, बहुत लोग अच्छे भी मिले, लेकिन बहुत लोग ऐसे मिले जो आपको बढ़ावा नहीं देते हैं, कभी कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या आपकी भाषा जो है कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती है अच्छे से, वो कहने की कोशिश करते हैं और वो सपने की जो रोशनी है वो थोड़ी डिम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी बिल्कुल पहली ही मीटिंग जब मैं बॉम्बे आया था तो कुछ ऐसी ही थी। तो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं और कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं सिखाता है ना, वो बुरा सिखा देता है। और बुरा एक्सपीरियंस ही इंसान को बड़ा बनाता है। अच्छा शायद फिर भी एक स्थिर कर दे आपको, लेकिन जो आप बुरे से सीखते हैं वो आप किसी और चीज से सीख ही नहीं सकते। तो उन लोगों का मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मुझे कोशिश की है, मैं ऑडिशन के लिए गया हूँ तो बाहर निकालने की कोशिश की है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना दूर, उनके असिस्टेंट से हाथ मिलाने में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। तो आई थिंक वो जो धुतकारना है, वो जो मतलब एक रिजेक्शन है, आई थिंक वो उसने मेरे अंदर जो बदलाव लाया है ना, वो मेरे लिए बहुत ही मेरी पूंजी है वो, जिसको मैं हमेशा रखूंगा अपने पास। आपको लगता है कि कास्टिंग एजेंसी कहीं ना कहीं रचनात्मकता के मार्ग में बाधक है? मैं ये नहीं कहूँगा बाधक है, लेकिन वो लोग भी बेचारे काम करते हैं, उनके पास हजारों ऐसे लोग आते हैं और जो कि सपनों को लेकर आते हैं और कुछ ही लोगों के सपने हो पाते हैं साकार। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया ऑडिशन लेने का, क्योंकि वही एक वो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया होता है एक्टर्स का, कि हम पैदल आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया से और बाहर समुंदर है तो आप उस समुंदर में कूद जाते हैं और वो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा ही वो कास्टिंग डायरेक्टर्स है। तो मेरे लिए दिल से बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे अपनाया है। हाँ, जो रिजेक्शन की बात है वो एक एक्टर की 99% पार्ट रहेगा जिंदगी का, और वो आई थिंक वो 99% ही होता है जो 1% बना देता है। तो जब रिजेक्शन मिलता है जी, तो उससे आप क्या सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? पहली बात तो मेरे अंदर कह लीजिए कि रिजेक्शन को लेने की जो क्षमता है वो हमेशा पॉजिटिविटी में ही रही है, क्योंकि एक मौका अगर आपको नहीं मिलता है तो अगला मौका आपको मिलता है उससे बेहतर करने का, और अपने आप को बेहतर करने का नाम ही जिंदगी है और कुछ भी नहीं है। और रिजेक्शन तो हम सबकी जिंदगी का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टर को ही है। हाँ, एक्टर को शायद ज़्यादा फेस करना पड़ता है, लेकिन वही मैं कहना चाहूँगा कि रिजेक्शन जो आपको सिखा देता है, आई थिंक वो आपको कोई और नहीं सिखाता। तो आप मुंबई कब पहुंचे, तो पहला ब्रेक कैसे मिला? ब्रेक तो सर मैं ऑनेस्टली बॉम्बे आना ही मेरे लिए ब्रेक था, क्योंकि लोग दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो स्ट्रगल करने को और एक सक्सेस को। स्ट्रगल और सक्सेस बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं।
मेरे लिए स्ट्रगल तब था जब मैं बॉम्बे में था नहीं और अपना सपने की तरफ कोई कदम नहीं चल पा रहा था। जिस दिन से मैं बॉम्बे आया उस दिन से तो मैं कदम चल ही रहा हूँ, फिर वो चाहे ऑडिशन के धक्के खाना हो, फिर वो चाहे वापस रास्ते में आते हुए ऑटो में थक के सो जाना हो, और आप एक बैग में जिसमें एक कुर्ता, एक टी शर्ट और हर मेजर तरीके का कपड़ा लेके जो चलते हैं तो उसका बोझ उठाना हो, तो वो चीज़ें स्ट्रगल हो ही नहीं सकती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रगल और सक्सेस में। आई थिंक मेरे लिए वही सबसे बड़ा सक्सेस है कि मैं इस शहर में आके अपने सपने की तरफ चल पा रहा हूँ। चल पाने का नाम ही तो एक एक सक्सेसफुल चीज़ है अपने आप में। हर कदम, हर बूंद बूंद से समुंदर भरता है कहते हैं। तो वो जो चीज़ है, वो स्ट्रगल जो था मेरे लिए, जो बाधा थी, वो बहुत पहले थी जब मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा था। अभी जब कर पा रहा हूँ तो आई थिंक वो धीरे धीरे वो सक्सेस आपका वहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब तक आपने क्या क्या किया है? थैंकफुली मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने की, आमिर खान साहब के साथ काम करने की, आलिया भट्ट जो मुझे बहुत पसंद है उनके साथ काम करने की, और एड्स में इन लोगों के साथ, इन पर्सनैलिटीज के साथ काम करने के बाद मुझे एक अच्छा कह सकते हैं जो रोल मिला मर्जी करते हुए और एड्स करते हुए, वो एक फैमिली मैन था। फैमिली मैन का कैरेक्टर वैसा था जो कि कल्याण या सलमान दो नाम थे शो में, जिसने मुझे बेहद प्यार दिया। मुझे नहीं पता था कि 6 दिन काम करने का अंजाम मुझे 3 साल बाद भी मिलता रहेगा, और वो प्यार जो है मेरे ख्याल से वो एक एक्टर की सबसे बड़ी कमाई होती है, जिसके लिए उसको काम नहीं करना चाहिए, बट अगर मिल जाए तो उसको प्यार से रख लेना चाहिए। फैमिली मैन आपके किसी पुराने काम को देख के मिला था या उसके लिए ऑडिशन वगैरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था? मुझे वो प्रक्रिया बहुत अमेजिंग लगती है सर, और मैं कभी भी उससे मतलब दूर नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि ये काम बहुत ऑनेस्ट है और ऑनेस्टी से ही होता है। और जब आप ऑडिशन देते हैं ना तो आप खुद से ऑनेस्ट हो पाते हैं कि आप उसको अपनी जगह देख भी पा रहे हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से ऑडिशन जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब वाला प्रोसेस है, और मैं उसको जिंदगी भर, मुझे लगता है जो भी आगे भी रोल है मैं उसको जरूर करना चाहूँगा। मेरा सवाल आपने घुमा दिया। मेरा सवाल है तो फैमिली मैन मिला कैसे? हाँ, वो भी काम को देख के या ऑडिशन से? नहीं, ऑडिशन से मुझे लगता है ये नए एक्टर्स को भी हम बात कर रहे हैं तो इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ऑडिशन बहुत खूबसूरत चीज़ है, जो पता नहीं आप कहीं दे दे और आपको कोई भी इंसान 1 सेकंड में कॉल कर सकता है और आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो ऑडिशन की पावर को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। द फैमिली मैन करते हुए आपने क्या सीखा एज ए एक्टर और एज एक इंसान? एज ए इंसान और एज ए एक्टर दोनों ही मैंने मनोज साहब से सीखा है। तो मनोज वाजपेयी सर किस तरीके से अभिनय और अपने निजी जिंदगी में कैसे वो एक लाइन बनाते हैं, वो मैंने उनसे सीखा, जो कि आई एम श्योर काबिल तारीफ एक्टर तो हैं ही, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, बट वो लाइन मेंटेन करना वो आई थिंक एक्सपीरियंस से आता है। और जिस तरीके का वो अभिनय करते हैं हम सब जानते हैं, वो एक लेजेंडरी एक्टर है और उनसे जितना भी सीख लो उतना कम है। तो वो एक माहौल क्रिएट करने की जो उनमें क्षमता है एक्टिंग की, कि वो एक्टिंग नहीं करते हुए कैसे काम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी एक्टिंग की भी है, मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी ही जी है। मनोज वाजपेयी साहब ने एक्टिंग की ही नहीं। चलिए, जब आपके पास फिल्म सफेद का ऑफर आया तो आपको किस बात में इंस्पायर किया कि आपको लगा ये की जानी चाहिए? सर, वो कहते हैं ना कभी कभी कि जिंदगी के सबसे अच्छी चीज शुरू होती है तो वो ना से शुरू होती है। तो ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज जो शुरू हुई सफेद, वो ना से हुई थी, क्योंकि जब मैंने वो पन्ने पढ़े, जिसको स्क्रिप्ट मैं तो गीता के समान मानता हूँ, तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा यकीन हुआ, मुझे एक्चुअली डर लगा। तो मेरे जो अभय वर्मा इंसान था उसने मना कर दिया कि नहीं यार, ये तो बहुत डरावनी चीज है, ये मैं नहीं कहूँगा। बात सच्ची है लेकिन है बहुत डरावनी, तो ये चीज इस चीज के लिए नहीं। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अभय वर्मा जो सपना लेके पानीपत जैसे छोटे शहर से बॉम्बे जैसे महानगरी में आया है, जो सपनों की दुनिया है, तो वो किस लिए आया है? क्या वो डरने आया है? नहीं, वो डरने नहीं आया था। तो वो ना जो वहां से शुरू हुई थी, वो मेरी जिंदगी की, मुझे नहीं पता था, सबसे बड़ी हाँ में कन्वर्ट हो जाएगी। और मुझे आज भी याद है जब मैंने घर पे बताया कि हाँ मुझे एक पिक्चर मिली है, तो मेरी माँ ने बोला कौन सी पिक्चर मिली है? तो मैंने बोला कि उसका नाम सफेद है, लेकिन उसमें है सब रंग, और मुझे एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करना है।
तो वो खाना बना रही थी मेरे लिए और वो रोटी बनाते बनाते रुक गई, क्योंकि उनको भी लगा कि अच्छा पहली ही पिक्चर है और ये करेगा तो थोड़ा सा वो, तो तब मुझे और प्रेरणा मिली ये करने की, क्योंकि चैरिटी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी एंड चेंज बिगिंस एट होम, मेरा ये मानना है। और बदलाव जो होता है वो घर से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को बदल सकते हो तो आप किसी को भी बदल सकते हो। चलिए, फिल्म सफेद आपके अनुसार क्या है? सर, एक जो सफेद रंग है ना, वो आप मुझे बताइए इंद्रधनुष कैसे बनता है? जो रेनबो हम देखते हैं, बारिश आती है, एक सफेद रंग की रोशनी पड़ती है जो पानी के थ्रू जाती है, तो हमें पता लगता है अरे वाह रेनबो है, और सब लोग उसको देख के बोलते हैं अरे बहुत ही सुंदर चीज है जो हमें आज देखने को मिल गई, और हमें वो दिन याद रहता है। तो सफेद मेरे लिए बस वो याद रहने का ही दिन है, जो मुझे लगता है वो मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद रहेगा। क्योंकि एक आप जब एक फिल्म करते हैं तो सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एक कैरेक्टर ही नहीं करते हैं, आप एक जिंदगी है जो आप जीते हैं, और वो जिंदगी मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से जी है, जो कि बहुत प्योर है और जो कि सिर्फ प्यार की बात करता है। और हम सबको पता है कि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और प्यार ही है जो लैक करता है आजकल की दुनिया में। तो मेरे लिए सफेद प्यार करना। सफेद में आपके कैरेक्टर का नाम क्या है और उस किरदार को परिभाषित कैसे करोगे? मेरे कैरेक्टर का नाम चांदी है, जिसका दिल सोने का है, और वो सोने का दिल लेके इस पीतल सी दुनिया में जाके घूम रहा है, और वो ढूंढ रहा है कि कौन इस सोने को अपना ले, ये सोच के कि बाकी सब सोने के हैं, शायद मैं खराब हूं। तो ये सफेद रोल जो है वो उन सब के लिए है जो अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरों से कमतर समझते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ शायद मैं कुछ कम हूँ, शायद मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये जो सोसाइटी है मैं उससे बिलोंग नहीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं, अपने आप को कमतर और दूसरों को बेहतर समझना, मतलब मेरे लिए वो डिफरेंशिएशन वाली बात है जो आई थिंक आज के टाइम में बदल जानी चाहिए। 21वीं सदी में हम सब बराबर ही हैं, और हम सबका एक ही मतलब जियो और जीने दो वाला सिंपल सा फंडा है। तो आई थिंक उसको जरूर याद रखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि चांदी खुद को ही तलाश रहा हो? खुद को तलाशते हुए ही वो दुनिया को ये बताना, क्योंकि हम सिनेमा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये बताने का, उसकी तलाश में शायद हम खुद को ना पालें। तो आई थिंक वो एक खूबसूरत जर्नी है जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने जरूर एक्सपीरियंस की है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मैं सोसाइटी में रह के नहीं देख पा रहा था। मैं खुद फेल हुआ हूँ उस सोसाइटी में रहकर, तभी मैं ये कर भी पाया हूँ, क्योंकि वो उसने मुझे और ऊर्जा जगाई कि नहीं मुझे ये आवाज बनना है और ये बात कहनी है। तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। क्या इस फिल्म को करने से पहले आप किसी ट्रांसजेंडर से कभी मिले थे? देखिए सर, हमारी जिंदगी में जो ट्रांसजेंडर्स का रोल रहा है वो हमेशा किसी शादी के फंक्शन पे रहा है, हमेशा हमारे घर पे जब कोई बच्चा हुआ है तो रहा है, या कोई फंक्शन हुआ तो वो आ जाते हैं गाना बजाना और सब के लिए। इससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता है। या तो फिर एक रहता है कि जब हम सिग्नल पे होते हैं तो जब तक वो सिग्नल लाल रहता है तब तक हम वहाँ रहते हैं और उनकी ज़िंदगी को महसूस कर लेते हैं, और जैसे ही सिग्नल लाल से हरा हो जाता है तो हमारी गाड़ी चल पड़ती है, उनकी गाड़ी वहीं की वहीं रहती है। तो जब आप अपने निजी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिले, उस वक्त आप में अंदर क्या प्रतिक्रियाएं होती थी, क्या सोचते थे आप? बहुत ही अच्छा सवाल है सर ये जो आपने मुझसे पूछा है अभी, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोचता था कि जब मैं उनसे बात करता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत ही अलग है, और ये जो इनका दिल है वो कई ज़्यादा बड़ा है हम 90% लोगों से। क्योंकि धुतकारने के बाद भी रोज सुबह उठना और तैयार होके इस दुनिया के सामने आना और एक हंसी का चेहरा लेके आना, वो मेरे लिए मुझे लगा काबिल तारीफ बात है। उनका दिल है एक्चुअली सोने का, हमारा दिल एक्चुअली मुझे लगता है पत्थर हो चुका है इस सोसाइटी में रह के। तो मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आता था कि इन लोगों का क्या दिल रहा होगा, और इनकी प्यार की जो परिभाषा है वो कितनी प्योर है, और हमारे आज की सोसाइटी में कितने फिल्टर्स लगा दिए हमने प्यार के। हमने उसको फिजिकलिटी तक सीमित कर लिया है, हमने उसको सोच लिया कि अच्छा 2 कॉल नहीं उठाया तो प्यार खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। प्यार एक फीलिंग है जो कि सबसे खूबसूरत फीलिंग है इस दुनिया की। मुझे उनके साथ बैठ के, उनके साथ घूम के, उनके साथ खा के, उनके साथ समय बिता के मुझे एक बहुत अच्छी और एक आई ओपनिंग फीलिंग आई कि हाँ यार, मतलब प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है, और वही है जो मतलब हर चीज़ को टेक ओवर कर सकती है।
फिल्म सफ़ेद करने के बाद अब ट्रांसजेंडर को लेकर के आपके मन में क्या सोच बदली है? मेरी तो सबसे खूबसूरत दोस्त ही अब ट्रांसजेंडर, वो मतलब ट्रांसजेंडर्स तो क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे सबसे खूबसूरत दोस्त ही वो बन गए हैं। क्योंकि जब हम शूटिंग कर रहे थे तो इतने मतलब हम रम गए थे एक दूसरे की कंपनी में, तो हम दोनों को ही मतलब ऐसा है कि हम सभी को फिल्म में, जैसे मैं और जो बरखा जी हैं एक्टर, फिल्म में जो राधा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उनके अलावा जितने भी आप ट्रांसजेंडर्स देखते हैं तो वो ट्रांसजेंडर्स हैं ही। तो हमने उनके साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया और मुझे लगता है सिर्फ सफ़ेद का भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि एक जो रिस्पेक्ट की कमी उनको महसूस होती है, आई थिंक वो सफ़ेद और मेरी आवाज़ और जितनी भी आवाज़ें मिलके ये चीज़ मुद्दा उठा रही हैं, आई थिंक वो कमी पूरी कर देनी चाहिए। और सफ़ेद की पूरी कमी मुझे लगता है ज़रूर करेगा, एक रिस्पेक्ट की जो कमी उनको महसूस होती है। तो ट्रांसजेंडर का किरदार निभाने के लिए आपने अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां की, क्या क्या सीखा और किस तरह के मैनेजर अपनाए? सर, मैं इस फिल्म में पहला ही एक्टर था जो कास्ट हुआ था सबसे पहले। तो एक बात तो तय थी कि मैं सिर्फ ये शूटिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ और पैसे के लिए तो कर ही नहीं रहा था। तो जो कुछ मुझे अपनाना पड़ा वो स्क्रिप्ट सेशन पे बैठने से ही शुरुआत हुई। क्योंकि मैं हमेशा हर स्क्रिप्ट सेशन में बैठता था, हर म्यूजिक सिटिंग में बैठता था, हर डायलॉग राइटिंग सेशन में बैठता था, तो उससे वो दुनिया जानने का मुझे मौका मिला जिससे मैं वाकिफ ही नहीं था। और किसी को जानना हो तो उसके सुख अपनाना बाद में ज़रूरी है, पहले उसके दुख अपनाना ज़रूरी है। तो मैं जब बनारस गया शूटिंग के 1 महीना पहले, और धीरे धीरे मैंने वो मेकअप लगाया, वो लिपस्टिक लगाई, वो साड़ी पहनी, वो सूट पहना, वो पहन के जब मैं घूमता था तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये जिम्मेदारी, ये जो प्रिविलेज है, ये जो बहुत ऑनर सम्मान की बात है मेरे लिए, वो मैं शायद निभा सकता हूँ उसको। मुझे याद भी याद है, मैंने 2-3 दिन पहले ही शूटिंग के कुछ दिन पहले मैंने संदीप सर को कॉल किया था। मैंने कहा सर, ये जिम्मेदारी मैं निभा भी पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से गलत उस चीज़ का मायना निकल जाए। आई थिंक उनको मुझ पर ज़्यादा विश्वास था मुझसे, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि सो जाओ, कल मिलते हैं। तो उन्होंने फिर ये बोल के जो फ़ोन काटा, तो फिर मुझे भी विश्वास हो गया कि चलिए ठीक है, एक सरेंडर होने का नाम ही एक्टिंग है। तो मैंने हाथ खड़े करके बस मैं सरेंडर हो गया था, और बाकी आप सफ़ेद देखेंगे तो आप समझेंगे। सफ़ेद की शूटिंग के क्या अनुभव रहा है आपको? सर, बहुत ही पवित्र मुझे लगता है एक जो शहर है बनारस, क्योंकि सबसे पुराना शहर है इस दुनिया का। आई थिंक गंगा किनारे जो आपको फील होता है और मणिकर्णिका घाट पे जब आप चिताओं को जलते देखते हैं तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है ज़िंदगी का, कि आप दरअसल यही हैं, मतलब एक लोटे में आ जाएंगे और 4 सीढ़ियाँ उतर के आप उसमें वापस जहाँ राख बन जाएंगे। वो सारी ईगो, वो सारा गुस्सा, वो सारा जो आपके दिमाग आप अलग अलग तरीकों में, अलग दिशाओं में सोचते हैं, वो सब धरा का धरा रह जाता है। रह जाती है तो सिर्फ एक बात, वो है आत्मा, जो मतलब पढ़ा है हम सबने अजर और हमारे। तो वो अनुभव जो था वो बनारस शहर की ही एक अपनी एक एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही स्पिरिचुअली जर्नी जो मेरी रही है सफ़ेद को लेकर। आई थिंक कोई और भी शहर अगर जिसमें भी हम बनारस के अलावा अगर हम शूट करते हैं फिल्म को, तो आई थिंक वो बात ना निकल पाती सफ़ेद की, जो हमने बनारस में शूट करके हमें जो एक फील हुआ। क्योंकि फीलिंग का ही काम है एक्टिंग, और जितना आप अच्छे से महसूस करेंगे उतना ही करवा भी पाएंगे। सफ़ेद एक ट्रांसजेंडर और विधवा की रोमांस की, प्रेम की कहानी है। आपके लिए प्यार क्या है? सर, मेरे लिए प्यार परवाह का नाम है, क्योंकि जहाँ आप किसी इंसान की परवाह करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उससे प्यार करते हैं। और वो प्यार किसी भी तरीके का हो सकता है, माँ, बाप, भाई, बहन, गर्लफ्रेंड, या जो भी आपका रिश्ता है, दोस्ती। तो मेरे लिए प्यार की परिभाषा सिर्फ परवाह है, क्योंकि जहाँ परवाह होती है वहाँ प्यार ज़रूर होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ परवाह है वहाँ प्यार नहीं है। लेकिन इंदु ने एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, आपकी पीढ़ी के जो लोग हैं जी, आपकी पीढ़ी के लोग जो हैं जी, वो उनका प्यार काफ़ी देर शुरू होता है, काफ़ी देर खत्म हो जाता है, ये क्या है? सर, मैं ऑनेस्टली इस बात से दुखी थोड़ा सा होता हूँ कि हमने प्यार की शक्ति को ही महसूस करना बंद कर दिया है।
क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है वो को आपसे कुछ भी करा सकता है, आपको कुछ भी बना सकता है, और वो बहुत खूबसूरत चीज़ है प्यार। और आजकल की जो पीढ़ी है और जो लोग हैं उनकी सोच सिर्फ शरीर तक ही रह गई है, एक फिजिकल चीज़ ही रह गई है जिसको वो प्यार समझते हैं। जब वहाँ से थक जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो दूसरी जगह प्यार ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो प्यार का नाम ही नहीं है। प्यार शुरू ही उसके बाद होता है, और बहुत ही प्योर और बहुत ही पायस चीज़ है जिसको हम धीरे 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 गंदा करते जा रहे हैं। और मैं ऑनेस्टली हम बात कर रहे हैं तो मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि जो सबसे खूबसूरत चीज़ है हम उसको ख़राब ना करें, क्योंकि प्यार ही है जो दुनिया बदलता है, और नफ़रत से तो सिर्फ दुनिया उजड़ी ही है। से अगर जुड़ी है तो सिर्फ प्यार ही जोड़ता है। इस फिल्म के जो निर्देशक है संदीप सिंह, बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म है। जी। एज ए निर्माता या बाकी तरह से उन्होंने काफ़ी काम किया है। एक निर्देशक के तौर में आपने कितना सहज उनको पाया? नहीं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक टीचर है वो, और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों की मेरे ख्याल से बहुत कमी आजकल हमें महसूस होती है जो सोसाइटी को भी कुछ दें, सिर्फ ले ही नहीं। फिल्में आजकल सिर्फ मेरे ख्याल से, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन शायद सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम ही नहीं है, उसको बना दिया गया है वैसा। लेकिन फिल्मों से दुनिया बदलती है, और संदीप सर एक ऐसे इंसान हैं जो इस बात में बिल्कुल डंके की चोट पे विश्वास रखते हैं कि हाँ, मैं जो भी कहानी कहूँगा मेरे ख्याल से उससे कुछ ना कुछ जवाब नहीं, लेकिन सवाल जरूर उठेगा, जैसे कि सफ़ेद में उठेगा। लोगों को जवाब नहीं मिलेंगे सफ़ेद से, जैसे बाकी फिल्मों से मिल जाते हैं। सफ़ेद उठाएगा तो सवाल उठाएगा लोगों के मन में, और जवाब वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद दे देंगे। आपने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, आमिर खान के साथ किया, आलिया भट्ट के साथ किया, किससे क्या सीखा? सर, तीनों के साथ काम करने के बाद मतलब मुझे, जैसे अमिताभ बच्चन साहब के साथ जब मैंने काम किया, तो एक तो जो एक आई थिंक एक सभी हर एक्टर की एक सपना होता है उनको देखना, और उनको देखने के बाद उनके सपना होता है उनके साथ कुछ खाना, उनके साथ मैं बैठ सकूं, दो पल बात कर सकूं। और मुझे सीधा मौका दिया काम करने का, तो मेरी जिंदगी का, मेरे को लगता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए वही रहेगी कि मैं उनके साथ उस चीज़ में वो चीज़ शेयर कर पाया जिसकी वजह से मैं ही उनके सामने खड़ा था, क्योंकि उन्होंने ही वो सपना दिखाया है मुझे, चाहते ना चाहते, जानते ना जानते हुए, उन्हीं से वो सपना देखना शुरू किया है। और जिस तरीके की उन्होंने जर्नी की है, 7 हिंदुस्तानी जो उनकी पहली फिल्म थी, और उसको लेके जिस तरीके से दौर के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बदला है, आई थिंक वो बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। इंसान समय के हिसाब से नहीं बदलता है तो बहुत पीछे रह जाता है, जो उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। और जब मुझे याद है कि मैं उनके साथ बैठा था, तो शॉट होने से पहले वो बादाम खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे भीगे हुए बादाम वो दिए। अब मैंने वो ले तो लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस बादाम को खाऊं या अपने पास रखूं, क्योंकि वो मेरे गुरु, मेरे भगवान की दी वो गुरु दक्षिणा थी, वो भगवान का दिया प्रसाद था, जो मैं देख के सोच रहा था, जो मैंने देखा, फिर उनको देखा, फिर मैंने देखा, मैंने कहा इसको खाऊं या खुद बचा के रख लूं, क्योंकि मैं इसको खा के बस ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ इसको। लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया अपनी आवाज़ में, रखो ही, तो फिर मुझे वो प्रसाद खाना पड़ा। और आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हुआ। आपने संजय लीला भंसाली के साथ मन बैरागी किया, ये क्या था और उनके साथ काम करने के क्या अनुभव रहे आपके? संजय लीला भंसाली वो डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला, जो फिल्म को देख के मैंने सपना देखा एक्टर बनने का, वहाँ से वो शुरुआत हुई। और उनसे भी मिलना एक्चुअली एक सपना होता है एक एक्टर का। और उन्होंने, मुझे आज भी याद है, मेरे माथे पे हाथ रखा था और मेरे नाक पे हाथ रखा था, और उन्होंने बोला बेटा एक्टिंग जो है ना वो यही है, ना ऊपर है ना नीचे है, आपकी आंखों में ही है। तो वो बात जो है, वो सीख जो है, वो मैंने गांठ मान ली थी, और वही मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं जाऊँगा वो ज़रूर मैं अपने दिल के पास रखूँगा। सफ़ेद के अलावा क्या कर रहा है? अरे सर, 2 मौके और मिले मुझे अपना काम दिखाने का, अब तक पहुँचने का। और जैसे कि ये सफ़ेद का बीज बोया और वो बड़ा हुआ,
और आई एम श्योर जो भी फल उस पेड़ से निकलेगा वो मीठा ही होगा, जो ऑडियंस खा के मतलब देख के उसको बता पाएगी। तो आई थिंक जो 2 प्रोजेक्ट, एक ए वतन मेरे वतन है, एक फिल्म है जो कि जो हम आज़ादी के दौर में जितने भी हीरोज़ हमारे रहे हैं उनको लेकर एक जो कहानी, जो एक हीरो है जिनको हम भूल गए, तो उनको लेके जो कहानी है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसमें मतलब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। तो उसका फल भी मुझे लगता है मीठा होगा और आगे आने वाली सब चीज़ों में। अभय वर्मा जी, फिल्म संगम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।